अमेरिकी बाजारों से एक बार फिर से है कमजोरी के संकेत और कल के करेक्शन के बाद भारतीय बाजारों में आज फिर से नरम शुरुआत के हैं संकेत। लेकिन क्या अहम सपोर्ट लेवल के आसपास रुकेंगे? रिकवरी होगी तो कितनी और कितनी टिकाऊ, या फिर रहेगा बिकवाली का दबाव? ढेर सारे हैं सवाल, जवाब है तैयार। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। मिड वीक सेशन में हम कर चुके हैं प्रवेश। ढेरों संकेत, बहुत सारा डेटा है जिसको करना है एनालाइज। चलिए करते हैं शेयर बाजार लाइव की शुरुआत। सर गुड मॉर्निंग। सर सबसे पहले तो ट्रिगर्स ही जानना चाहेंगे, किन महत्वपूर्ण ट्रिगर्स पर रखें? बिल्कुल, ट्रिगर्स अमेरिकी बाजारों से हल्की कमजोरी के आते हुए दिखे। वैसे तो डर था ही कल हमारी बाजारों के बंद होते वक्त कि अमेरिका में कमजोरी रहेगी, लेकिन कमजोरी अच्छी खासी रही और डाउ आपके नुकसान के साथ बंद होता हुआ दिखा। करीबन 350 साढ़े 300 पॉइंट नीचे बंद होता दिखा। लेकिन कल कमोडिटीज मार्केट में बड़ा कोहराम रहा। सोना, चांदी और बाकी सारे मेटल्स, स्पेशली कॉपर वगैरह, काफी तेजी से घटते हुए नजर आए। कल बाजार बंद होने के बाद भारतीय एयरटेल के नतीजे आए और वायदा कारोबार की 4 कंपनियों के नतीजे, उन पर भी नजर आएगी। और आज ट्रेडर्स फेवरेट जुबिलेंट फूड और कम फेवरेट REC और वर्लपूल जैसी कंपनियों के नतीजे आएंगे। लेकिन कैश मार्केट के रिजल्ट्स की लिस्ट जो कल बाजार बंद होने के बाद आए, करीबन 23 है, 23 और आज अनगिनत है। ठीक है, हम गिन नहीं पाए, इतनी लंबी लिस्ट बहुत लंबी लिस्ट। हाँ, तो हमने सोचा कि छोड़ो, इतना काम क्या करना है, जब रिजल्ट आएंगे तो बताइए देंगे। ठीक है, चलिए तो हमारे पास आज बहुत सारा काम है और कमाई के भी बहुत ढेरों मौके रहेंगे। लेकिन सर सबसे पहला तो सवाल यही कि US मार्केट्स को क्या हो गया सर? इतनी कमजोरी के पीछे क्या कारण रहा? मतलब जैसे हम अपने आप में अंदर एकदम स्ट्रॉन्ग, बुलिश, पॉजिटिव फील कर रहे हैं ना, हाँ। सेम उसके विपरीत वो फील कर रहे हैं। कमजोरी। हाँ, वो कमजोर, असहाय, निराश, कुछ नहीं करने का मूड, मतलब वैसी फीलिंग अमेरिकी बाजारों में। 336 पॉइंट। हाँ, 336 पॉइंट थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ। हम बंद हुए तब मुश्किल से 25 पॉइंट नीचे थे डाउ फ्यूचर्स। हाँ। और जैसे बंद होकर हम क्लोजिंग कर रहे थे, अचानक से 100-125 तो नीचे उसी वक्त हो गए थे। हाँ। 4-5 मिनट में। फिर भी 350-325 पॉइंट की गिरावट थोड़ी ज्यादा है, 1% के आसपास की। सबसे बड़ी बात नहीं है कि 2 हफ्ते में और कुल मिला के 8 और 2 10 ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन हरे निशान में बंद हुए अमेरिकी बाजार। सो वो थोड़ा मामला ठीक नहीं है। 1.5 महीनों के निचले स्तरों पर आते हुए दिख रहे हैं। सो आई थिंक कमजोरी का ट्रेंड थोड़ा सा बनता हुआ दिख रहा है। अब कारण आप जो ढूंढना चाहें ढूंढ लें, 2-3 मैं बता देता हूँ। एक तो ये कि भाई जो कमोडिटीज़ में कल तेज़ गिरावट होती दिखी, बेस मेटल्स गिरे हैं, सोना चांदी गिरे हैं, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा मजबूत हुआ है। एक थोड़ा वो मूड ख़राब करने वाला था। दूसरा जो वहाँ रिटेल सेल्स के डेटा आए थे वो थोड़े से घट कर आए। अब घट कर आए तो अगर बढ़ना होता तो इसी डेटा पर बढ़ जाते। अच्छा, रिटेल सेल्स कम हो रही है तो चलो महंगाई की चिंता कम होगी तो ब्याज दरें अब फिर बढ़ना रुकेगी। लेकिन उसको बाजार ने हल्का सा नेगेटिव लिया। तीसरी बात है कि एक न्यूट्रल सी मान ले खबर, जैसे कि जो कर्ज की सीमा बढ़ाने को लेकर है, कोई खास प्रोग्रेस नहीं तो कोई खास नेगेटिव खबर भी नहीं। दोनों तरफ की चीज़ें बराबर हैं। सो ओवरऑल जो ट्रेंड अमेरिकी बाजारों का चल रहा है कमजोरी का, उससे अमेरिकी बाजार आगे बढ़ाते हुए नजर आए। उसमें कारण आप ये दे सकते हैं कि कर्ज सीमा बढ़ाने का संकट अभी तक सुलझा नहीं है। जो रिटेल सेल्स के डेटा हैं वो थोड़े कमजोर हैं। और तीसरा, मेटल्स तेजी से घटे हैं। चौथा, डॉलर इंडेक्स थोड़ा बढ़कर आया। इन 4 कारणों ने मिलकर 350-350 पॉइंट का काम कर दिया कल। ओके, चलिए तो ये गिरावट तो हमने समझ ली। इनफैक्ट मुझे तो ये नहीं समझ में आया कि कमोडिटी इनको देख के गिरी या ये कमोडिटीज को देख के गिरे। हाँ, मतलब ये बात तो बिल्कुल ठीक है। जब अपने मतलब पता है आपको और मुझे दोनों को पता है कि अगर शो खराब हुआ है तो आप ये सोच सकती हैं मन में कि सर की वजह से हुआ, मैं ये सोच सकता हूँ नेहा की वजह से हुआ, लेकिन खराब तो हुआ है। खराब दोनों। हाँ, और वैसा है। एक साथ इक्विटी और कमोडिटी मार्केट अच्छा हो तब तो ऐसा हम नहीं सोचते हैं सर। मैं सोचूंगा मेरी वजह से, आप सोचेंगे अपनी वजह से। लेकिन अमेरिका का हाल वैसा है कि वहाँ का शो खराब हुआ है, हमारा हाल ऐसा है कि हमारा यहाँ का अच्छा है। ठीक है। अच्छा सर, इससे पहले कि मैं हमारे लोकल मार्केट्स, डोमेस्टिक मार्केट्स पे जाऊं, ये सर एक जो कल खबर आई है ECL, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। वैसे तो कल हमने इस पे चर्चा की, ब्रजेश जी ने भी बताया, लेकिन क्यों इसे बैंकिंग सेक्टर के लिए इतना नेगेटिव या चैलेंजिंग माना जा रहा है? ये है क्या सर, जरा थोड़ा ये बता दीजिए। देखिए, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, अभी इसको थोड़ा जरा बैंक्स के हिसाब से समझिए। अभी बैंक्स क्या करता है, बैंक्स जो आपको लोन देता है, लोन समय पर वापस रीपेमेंट नहीं होते हैं, ब्याज का भुगतान नहीं होता, तो उसकी प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। और प्रोविजनिंग करने के बाद और लंबे समय तक नहीं आता तो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस की तरह चलते चलते वो NP हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाता है। और उसकी बैलेंस शीट पर होंगे हिट लेनी होती है। ठीक है, तो ये तो
जब आपने डिफॉल्ट किया, डिले किया, डिले डिले के बाद डिफॉल्ट के बाद उसका एनपीए में कन्वर्जन, ये प्रोसेस है। ठीक है, सारे बैंक्स इसे फॉलो कर रहे हैं। और आपने देखा ही 3-4 साल पहले किस तरह से बैंक्स के एनपीए भर के आते थे, और अब देखिए बैंक के एनपीए नहीं के बराबर है, बिल्कुल। और इनफैक्ट रिकवरी आ रही, जो पहले प्रोविजनिंग कर दी उसमें से पैसे निकल कर यहाँ जो बैंक्स का प्रॉफिट बढ़ा भी रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ। अब आरबीआई ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कई देशों में ऐसे नियम हैं जिसमें एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के बेसिस पे प्रोविजनिंग की जाती है। अब एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कैसे, जैसे कि मतलब मुझे ये लगे कि नेहा जी ने पैसा उधार लिया है और वो पैसा धीमे धीमे चुकाएगी, लेकिन किसी वजह से मुझे ऐसा लगा कि नेहा जी शायद ना चुका पाए, शायद, तो मैं पहले से ही उसकी प्रोविजनिंग चालू कर दूं। अच्छा। अभी तक उन्होंने कोई डिले नहीं किया, डिफॉल्ट नहीं किया, ये मान कर तो मतलब पहले से ही आप तो हल्के फुल्के कुछ पैरामीटर्स हैं उसके, मैं आम भाषा में समझा रहा हूँ, कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनके दम पर आपको ये अंदाज पहले से ही लगाना कि ऐसा हो सकता है। अच्छा, हुआ नहीं है, हो सकता है। अभी प्रोविजन कैसे होती है, होने के बाद। आपने इंटरेस्ट का या प्रिंसिपल का डिले किया, डिफॉल्ट किया, नहीं दिया, फिर प्रोविजनिंग होती, करेक्ट। अब होने की आशंका से ही प्रोविजनिंग कर लो आप। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या कि जैसे आपने प्रोविजनिंग की, आपका प्रॉफिट कम हुआ, आपकी कैपिटल कम हुई, तो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। ठीक है, जिसने लोन लिया उस पर भी दबाव आप बनाएंगे, ऑफ कोर्स, तो नेचुरली लोन लेने वाले लोग थोड़े और हिचकेंगे। ठीक है, अब आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम होंगे। ठीक है, तो बैंकों के लिए समस्या क्या है फिर, जैसे आप प्रोविजनिंग करते हो और आपकी कैपिटल कम होती है तो आपको और कैपिटल की जरूरत है। एक तरफ आपको पैसे ज्यादा चाहिए वही बिजनेस करने के लिए, उतना ही बिजनेस करने के लिए ज्यादा कैपिटल चाहिए बैंक्स को। बैंक्स का धंधा क्या है, डिपॉजिट लेना, उधार देना। ठीक है, तो रॉ मटेरियल क्या है, पैसा, इधर से पैसा आया इधर दिया, तो आपका रॉ मटेरियल कम हो गया प्रोविजनिंग करते ही, तो आपको लेंडिंग क्या करोगे आप? ठीक है ना, तो ये समस्या है जिसके चलते अलग अलग अंदाजा है। लोगों का मानना है कि बैंक्स की ईपीएस 4 से 5%, 10 से 15% घट सकती है, कोई 4 से 5% बता रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 25 बेसिस पॉइंट घट सकते हैं, कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है। तो ये अलग अलग चीजें हैं, इसके चक्कर में लोगों को डर लग रहा है। अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई जरूरी नहीं कि आज का आज ही आपको पूरा का पूरा कर दे। समझो आपको लगता है 100 रुपए डूबने वाले या डूब सकते हैं एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस में, तो वो 100 रुपए 5 साल में आप धीरे धीरे करोगे, एक ही बार में नहीं करना है, 20% करोगे। कैसे होगा वो फ्रेमवर्क डिटेल अभी सामने आना बाकी है। लेकिन कल हुआ ये कि आईबीए के चीफ है सुनील मेहता साहब, इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन, एक इवेंट में हमारे संवाददाता ने उनसे बात की, तो उन्होंने साफ कहा, पहले अभी तक क्या था, पिछली बार भी ये जब खबरें आई और लगभग सारी फॉरेन ब्रोकरेजेस ने रिपोर्ट निकाली कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, सरकारी बैंकों पर ज़्यादा असर पड़ेगा, दिस दैट एवरीथिंग। फिर बाद में ये आया कि नहीं, भारत सरकार अभी इसके पक्ष में नहीं है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की, अभी इसको किया जाए। अननेसेसरी कौन पैसा डालेगा बैंक्स में, कैपिटल कौन बढ़ाएगा, क्या है क्या नहीं। लेकिन कल आईबीआई चीफ का ये कहना है कि ऑलरेडी आरबीआई ने उन्हें 30 तारीख की डेडलाइन दे दी, 30 जून की। ये थोड़ा सरप्राइजिंग था, बहुत कम। हाँ, ये किसी को पता नहीं था, तो शॉकर हो गया। हाँ, मतलब तो अगर 30 जून की डेडलाइन है और वो ये कह रहे हैं कि इसको लागू करने के लिए वो समय और मांग रहे हैं, तो एक चीज तो क्लियर है, अब आईबीआई चीफ बोल रहे तो उनको आप बिल्कुल मानेंगे, सही कह रहे हैं। तो इस लिहाज से कल थोड़ा सा आखिरी 1 घंटे में जो बैंक्स को झटका लगा, जो 44,144,050 के आसपास ट्रेड कर रहा था, बैंक निफ्टी नीचे में 43,800 के आसपास आ गया, 200-250 पॉइंट जो निकल गया, वो इस खबर के बाद ही निकला, क्योंकि वो लोगों को डर है कि तो ईसीएल को लेके ऐसा नहीं कि ईसीएल से मतलब कोई मतलब काया पलट हो जाएगी, लेकिन वो डर है कि ये कैसे लागू होगा, कितना असर किस बैंक पर पड़ेगा, उसका असेसमेंट। अब जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से भी स्टेटमेंट, हम तैयार हैं। तैयार तो नहीं, आपको तो करना ही पड़ेगा, तैयारी मतलब क्या, अगर रेगुलेटर ने बोल दिया तो करना ही है। लेकिन आप पे बिजनेस पे, बैलेंस शीट पे, मार्जिन पे ये क्या असर पड़ेगा, इसकी तैयारी क्या है, एग्जैक्टली ये कितना होगा, ये असेसमेंट क्या है, तो उसी डर में हमने एग्जैक्टली सो इसलिए कल थोड़ा घटे इसी वजह से। ये है मामला। तो फिर सर अब इसका फॉलो ऑन क्वेश्चन ये है कि आप कल की गिरावट को कैसे देखते हैं, जो ओवरऑल मार्केट? देखो भाई, एक तरफा मार्केट चल रहा है, फर्स्ट क्लास, चकाचक, बढ़िया, नॉन स्टॉप, बिना ब्रेक वाला, है ना। 12 दिन हो गए आपको 18,000 के ऊपर बंद होते हैं, करेक्ट, और 7 दिन हो गए आपको 18,250 के ऊपर बंद होते हैं निफ्टी में, 18,250। कल भी हम उसके ऊपर ही, बैंक निफ्टी में 12 में से एक दिन छोड़ दीजिए एक्सेप्शनल, 11 दिन आप
43,000 के ऊपर बंद हुए हैं और 7 दिन ऐसे हो गए 43,200 के ऊपर बंद हुए हैं। तो आप बढ़िया तेजी दिखा रहे हैं। अब भाई रोज ऊपर ही जाएंगे, मतलब कभी नीचे नहीं आएंगे, ऐसा मतलब सोच रखा है। तो हल्का फुल्का जो रनिंग करेक्शन चाहिए, उस रनिंग करेक्शन का ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। उस ट्रिगर से कल बाजार जो ईसीएल वाले ट्रिगर से थोड़ा कमजोर, देखिए कल कोई डाउ वाउ कमजोर नहीं था, हम बंद हुए तब डाउ 15-20-25, इनफैक्ट डाउ तो 125 पॉइंट नीचे था, वो क्लोजिंग शो में रिकवर होके और ऊपर आ गया एक बार तो, करेक्ट। सो कल गिरे हम ईसीएल की वजह से ही, इस खबर की वजह से। सो आई थिंक एक हल्का फुल्का रनिंग करेक्शन है। देखिए मार्केट में 1 से 1.5% इंडेक्स का रनिंग करेक्शन कभी भी आ सकता है बिना किसी चेतावनी के, और खास तौर से तब जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो। कल आप सुबह की जब आपने इसी वक्त शुरुआत की थी, कल शुरुआत के 5-6 मिनट मेरी कमेंट्री बहुत कोशिश थी, आपने सुना भी होगा, जबकि हम सब नए हाइस की बात भी कर रहे थे, सब कुछ था, लेकिन मैंने कहा मार्केट हल्के हैं, कॉम्प्लिसेंट हो रहे हैं, पहली बार ऐसा लग रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स का वो कॉन्फिडेंस का कुछ भी खरीदो बढ़ेगा, नीचे नहीं जाएगा। कल अपनी ये बात हुई थी, और कल ही देखो आपने करेक्शन देख लिया, 1.42 का पुट कॉल रेशियो। सो मार्केट हल्के होने ज़रूरी थे, वो हो गए। रनिंग करेक्शन है, क्या रनिंग करेक्शन आज ही खत्म हो जाएगा, यही खत्म हो गया, थोड़ा और नीचे आ सकता है। अगर आप 18,450 तक गए और 18,050 तक आ जाते हैं, 300-400 पॉइंट का करेक्शन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बैंक निफ्टी आप 44,150 तक आए हैं, नीचे में अगर 43,200, 43,300 तक आ जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 800-1000 पॉइंट का करेक्शन बैंक निफ्टी में, 300-400 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी में रीजनेबल है। 1 से 2% का करेक्शन एकदम रीजनेबल है। और आप खुद सोचिए ना, नया देखिए 17,000 से 18,400, करीबन 1,500 पॉइंट की एक तरफा, 1,600 पॉइंट में से अगर 25% 400 पॉइंट वापस निकल जाए तो गलत क्या है। तो ये कंप्लीटली रनिंग करेक्शन है, बिल्कुल भी अभी तक बाजार में बदलाव कोई ट्रेंड में नहीं हुआ है। एक दिन की कमजोरी से बाजार टॉप नहीं बनाता, अगर कई दिनों तक हम उसे नहीं पार करें तो अलग बात है, या फिर किसी इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे बंद होना शुरू करें। तो मैं आपको सिर्फ दो लेवल दूंगा निफ्टी में आज। एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, 18,250 के नीचे अगर आज बंद होता है तो आप अपनी पोजीशन हल्की कर लीजिए, और थोड़े आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो 18,000 के नीचे बंद होता है। आपको 2 स्टॉप लॉस रखने क्लोजिंग बेसिस से, अपनी चॉइस से। आप 18,250 रखेंगे, 18,000 रखेंगे, आपकी चॉइस से। अगर आप डे टू डे ट्रेड करें 18,250 रखिए, यहाँ से 35 पॉइंट नीचे का, और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो 18,000 का रखिए। बैंक निफ्टी में आप डे टू डे ट्रेडर हैं तो 43,650 का स्टॉप लॉस रखिए, और अगर पोजिशनल ट्रेडर हैं तो 43,000 का रख लीजिए, 43,200 का कुछ भी रख लीजिए, दोनों में से एक रख लीजिए। सो आप अपने स्टॉप लॉस को डिफाइन करके चलें, और जब तक वो ट्रिगर ना हो तब तक आप तेजी की पोजीशन में बने रहें। तो मेरे हिसाब से कोई खास दिक्कत वाली बात अभी भी नहीं है। एक हल्का फुल्का रनिंग करेक्शन है जो आज आधे दिन में खत्म हो जाएगा, आज चलेगा, कल सुबह खत्म होगा। वो करना टाइम के हिसाब से मेरे लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन ऐसी कोई बड़ी समस्या वाली बात मुझे नहीं दिखती। तो सर इसे स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है, यही स्टॉप लॉसेस को लेके चलना है? बिल्कुल, ये स्टॉप लॉस आपको लाइफ टाइम हाई के आसपास नेहा स्टॉप लॉस पता होना चाहिए बस, और आपको अपनी रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट का एक ही, या तो 18,250 रख लो या 18,000 रख लो, वो आपको डिसाइड करना है। 43,650 रख लो या 43,000 रख लो, वो आपको डिसाइड करना है। डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या है। इस जा सकता है नीचे, कहीं कभी तो जाएगा, रोज इस स्पीड से बढ़ेगा तो 25,000 हो जाएगा बैंक निफ्टी, है ना। मतलब पता चला कि बैंक निफ्टी के लेवल पे निफ्टी पहुंच गया, तो वो तो करेक्शन तो कहीं कहीं से आना है, कहीं कहीं तो टॉप बना के रुकना है। जब रिवर्सल हो तो आप अपना प्रोटेक्ट करें, पैसा, प्रॉफिट, कैपिटल, जो भी, वो पता होना चाहिए। तो प्रोटेक्ट करने के ये 2 तरीके मैंने आपको बता दिए बस। वेरी वेल सर। सर अब संकेत आज ग्लोबल संकेत नेगेटिव है। अच्छा, एफआईएस के संकेत अभी भी पॉजिटिव हैं, लोकल फंड्स के संकेत हैं नेगेटिव, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव हुए हैं। कल ये सावधानी वाले थे, सावधानी था, सतर्क, आज देखिए हो गए न्यूट्रल। ठीक है, तो मतलब सेंटिमेंट न्यूट्रल है, पॉजिटिव से थोड़ा सा नीचे आया। कल थोड़ा हमारा सेंटिमेंट बड़ा फ्रेजाइल है, हल्का सा झटका खाता थोड़ा हिल जाता है, और ट्रेंड पॉजिटिव है। ठीक है, 18,200 18,265 पहला सपोर्ट जो है निफ्टी के लिए आज आसानी से ये टूटने वाला नहीं है। इस रेंज में देखिए आने के बाद कितना मजबूत रहता है, कितना कमज़ोर होता है, डाउ फीचर्स कैसे दिखते हैं, उस हिसाब से डिसाइड कीजिए। सो पहली एंट्री रेंज 18,265 की होती है, जहां आप खुलेंगे या उसके नीचे खुलेंगे वो वहाँ वेट करिए, वहाँ नहीं लेना है। लेना है 18,200 265 के आसपास, 200 225 के आसपास, वो अच्छी जगह है पहली एंट्री के लिए। इसके ठीक नीचे 18,065 18,150 फर्स्ट क्लास परफेक्ट बाय जोन है। इस रेंज में आए तो बिना किसी के इन्विटेशन का इंतजार किए शॉर्ट भी काटिए और लॉन्ग भी बनाइए। अच्छा, अगर आए तो, चांस कम है, आए तो बनाइए।
ओके और क्यों 1% डाउ गिर सकता तो 1% हम भी गिर जाएं, कौन सी बड़ी बात है। फर्क सिर्फ इतना कि हम थोड़ा कल ऑलरेडी गिर चुके हैं, लेकिन कल हम गिरे तो हम डाउ की वजह से नहीं गिरे, हम अपनी वजह से गिरे, करेक्ट है ना। हमारे मार्केट थोड़े हैवी थे और ईसीएल की खबर ने बैंक्स को गिराया, तो कल दोनों ही कारण हमारे अपने थे, डाउ ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। ठीक है, आज वो बढ़ने के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, फिर थोड़ा और उनकी तरफ से जो आ रहा है तो थोड़ा हम उनके सम्मान में और गिर जाएंगे आज। ठीक है, तो उतना है। अब आइए ऊपर की तरफ, 18,315 18,345 पहली आपकी रुकावट की रेंज है ऊपर की तरफ, 18,400 450। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग, बिकवाली, शॉर्ट्स जो आपका मन करे वो सब कुछ करिए बेचने को लेकर। जी सर। बैंक निफ्टी 43,525 43,675, ये 150 पॉइंट की रेंज पहला मजबूत सपोर्ट है। अगर आप 43,800 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे तो वहाँ से 100 पॉइंट का क्वेश्चन है, बट मैं सोच रहा हूँ 43,800 के आसपास खुलेंगे और हो सकता है एक बार नीचे जाए। अगर नीचे जाए तो ये रेंज आपके लिए बढ़िया होगी पहले सपोर्ट के तौर पर। इसके ठीक नीचे 43,200 43,375, ये वो रेंज है जहाँ पे आपको शॉर्ट भी काटनी है, लॉन्ग भी करनी है। तेजी की तरफ आपका जो जो मन करे वो सब इस रेंज में करना है, 43,200 से 375। ठीक है सर। जो जो मन करे ना। अब आइए ऊपर 44,000 44,150, 2 दिन से यहाँ पर हम पहुँच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जोर लगा के हैशा, लेकिन वापस है ना लास्ट मोमेंट पे एक आध आदमी का, मतलब जैसे बैंक निफ्टी में 12 आदमी है ना, तो एक आदमी बोला हम थक गए, तो मतलब वो सपोर्ट नहीं आ पा रहा कि उसके ऊपर निकले। तो संभावना तो इसके ऊपर जाने की आज कम है फिर से इस मूड माहौल में, लेकिन अगर 44,200 के पार निकल कर टिके, 44,150 नहीं 44,200 के पार निकल कर टिके तो 44,400 500 अगला बड़ा लेवल है। चूंकि लाइफ हाई के ऊपर है तो ढंग के लेवल तो है नहीं मेरे पास। जो कॉल्स में पोजीशन बनी है वो 44,100 44,200 की रेंज में रुकावट दिखा रही है। सो अब बड़ी और फ्रेश तेजी अगर किसी को ब्रेकआउट पर करनी, देखो तेजी दो तरह से करते हैं लोग, एक सपोर्ट लेवल पे लेंगे तेजी के मार्केट में, आप करेक्शन आएंगे सपोर्ट पे लेना है। दूसरे बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो सपोर्ट वपोर्ट क्या होता है, बेकार है सब, ब्रेकआउट होगा तब लेंगे। तो ब्रेकआउट आपका 44,200 पे होगा, 44,200 के ऊपर ब्रेकआउट होगा। तो फ्रेश तेजी जिनको ब्रेकआउट पे करनी है वो 44,200 है, और जिनको सपोर्ट पे लेना है 43,200 43,375। आपको डिसाइड करना आपको कौन सी वाली जमती है। मैं बताऊं कौन सी अच्छी है, कौन सी जो पहले आ जाए। हाँ, नहीं वही करना पड़ेगा। तो आप अगर समझो आप ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे थे कि 44,200 के ऊपर ब्रेकआउट होगा, अरे उससे पहले सपोर्ट पे आ गया तो वहीं पे खरीदारी कर, और आप सपोर्ट का इंतजार कर रहे हो और पहले ही ब्रेकआउट हो फिर थोड़ी आना है। सही बात है, 43,200। हाँ, लॉजिकल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ठीक है सर। तो जो पहले हो जाए अपने, ठीक है सर। पीछे थोड़ी रहना है, आगे रहना है। सर पीसीआर देखो पहले तो एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 1-8% घटी, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पुटकॉल रेशियो निफ्टी का 1.35 से 0.9, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, ये बढ़िया है, हल्के हो गए। बैंक निफ्टी का भी 1.42 से 1.05, बहुत हल्के मार्केट, बढ़िया, लाइट, वेरी नाइस, कंफर्टेबल एकदम। कल यही मिसिंग था। हाँ, गर्मी के सीजन में जितना पुटकॉल रेशियो मार्केट में कम गर्म रहे उतना बढ़िया है। अब आइए स्टॉप लॉस दे दूँ। इंट्राडे वाला 18,175, क्लोजिंग वाला 18,250। जिनको एकदम छोटा रखना है, बाकी जिनको लंबा रखना है उनका तो 18,000 बता ही चुके हैं अपने। ठीक है, ये स्टॉप लॉस है। बैंक निफ्टी छोटा स्टॉप लॉस इंट्राडे का 43,650 है, क्लोजिंग 43,475, और जिनको बड़ा रखना है वो 43,200 के आसपास का भी रख सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन सर एक ही है 18,450 इंट्राडे क्लोजिंग दोनों, और बैंक निफ्टी पे 44,200 इंट्राडे क्लोजिंग दोनों, एक ही स्टॉप। ठीक है सर। नई पोजीशन में क्या करना है सर? 18,200 265 की रेंज में आए तो मौका लीजिए खरीदारी करने का, 200 225 के आसपास, और इस रेंज में मिलेगा भी आज। थोड़ा 200 225 पे लीजिए, थोड़ा 150 के आसपास भी जगह बना के रख सकते हैं। स्टॉप लॉस 18,100 का लगाना है। अच्छा, टारगेट 18,285 18,315 दो छोटे टारगेट, 340 375 दो बड़े टारगेट, मीडियम टारगेट, सॉरी 18,400 425 के फाइनल टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। 6 टारगेट्स आ जाए। ठीक है। जो लोग बेचना चाहते हैं जरूर बेचें। 18,375 से 18,450 की रेंज बढ़िया है बेचने के लिए। यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका 18,500 का रहेगा। टारगेट जो बनेंगे 18,340 और 18,315 दो छोटे टारगेट हैं, 18,250 से 18,265 दो मीडियम टारगेट हैं, 18,225 और 18,200 तक के फाइनल टारगेट के लिए ऊपर के लेवल पे आप बिकवाली भी कर सकते हैं और करनी भी चाहिए, ऑफ कोर्स करनी भी चाहिए। डन सर। बैंक निफ्टी न्यू पोजीशन? बैंक निफ्टी में देखिए, एक तो मेरी फेवरेट जगह जो है खरीदने की, जहां पर आए तो बहुत मन करेगा खरीदने का, वो है 43,200 से 43,375। आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, आएगा तो खरीदना है। ठीक है, इस रेंज में लेना है। 43,000 स्टॉप लॉस होगा। टारगेट 43,475 575 दो छोटे टारगेट, 675 का मीडियम टारगेट, 43,750 और 43,800 तक के बड़े टारगेट के लिए
इस रेंज में करनी खरीदे। अब आएगा नहीं आएगा पता नहीं। Okay. तो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए एक और स्ट्रेटेजी है 43,525, 43,675, 43,525, 43,675। ओके, इस 150 पॉइंट की रेंज में आपको एंट्री मार लेनी है। अच्छा 43,400 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के। ठीक है टारगेट 43,750, 800 दो छोटे टारगेट हैं, 43,900, 44,000 दो मीडियम टारगेट है, 44,075, 44,150 फाइनल टारगेट। थैंक यू वेरी मच। सर। ओके, सेल साइड बेचना है, जरूर बेचना है। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए एकदम रिस्की लेवल पे बेचने की राय है। ओके 44,000, 44,150 की रेंज में लीजिए चांस से। ओके हाँ, स्टॉप लॉस है आपके पास 44,200 का, जो अगर लग जाए तो काट लेना। फिर मतलब किसी ये मत कोई बोलना कि आपने शिकायत बेचने नहीं के लिए, हाँ चलेगी, शिकायत नहीं, काट लेना। 44,200 का स्टॉप लॉस रखना ही रखना है, क्योंकि ब्रेकआउट हो जाएगा वहाँ पर और फिर वो 200-300 पॉइंट तो ऐसा खींचेगा कि फिर आप देखते रह जाएंगे। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 44,200 लगाना ही है बेचने के लिए। और टारगेट जो बनेगा 43,900, 43,825 दो छोटे टारगेट हैं, 43,750, 43,675 दो मीडियम टारगेट हैं, 43,575, 43,525 के बड़े टारगेट के लिए ओके। बेचना है। चलिए, तो ये एग्जिस्टिंग और न्यू पोजीशन है सर। एफएनओ बैन अपडेट दे देती हूँ। दे दीजिए। नई एंट्री हुई है बलरामपुर चीनी और मन्नापुरम फाइनेंस की। जो ऑलरेडी बैन में है उनमें डेल्टा कॉर्प, जीएनएफसी, पीएनबी, बीएचईएल का नाम है। और फिलहाल तो ना, भेल तो बाहर आ गया। भेल बाहर हो गया, आई एम सो सॉरी। ना, बीएचईएल बाहर है और डेल्टा कॉर्प, जीएनएफसी, पीएनबी ये अभी भी बैन में बने हुए हैं। तो 3 और 2 5 बैन में हो गए अभी। हाँ, बलरामपुर तीन हाँ, बने हाँ, हुए हैं, 2 आ गए। 5 आ गए, ठीक है सर। एफआईडीआई अपडेट सर। एफआईज की खरीदारी तो फर्स्ट क्लास है, कल भी है। 1400 करोड़ का कैश में खरीदा है। 350 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे, उसमें भी कोई खास नहीं। 450 करोड़ के निफ्टी के बेचे, 125 करोड़ के बैंक निफ्टी के खरीदे हैं। तो बैंक निफ्टी को लेकर तो अभी भी कोई खास समस्या एफआईज को तो नहीं दिख रही। लोकल फंड ने 886 करोड़ की बिकवाली की है। जब भी एफआईज आते तो ये अपना कर्तव्य समझते हैं कि इनको सप्लाई दें, और जब भी ये देने आते तो अपना कर्तव्य समझते हैं कि हमें ही लेना है। तो मतलब वो 36 का आंकड़ा परफेक्ट है इनका, एकदम परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन जिसको कहते हैं, है ना, वो वाला 100% वाला वो बरकरार है। तो वो चल ही रहा है। और बाकी रहा एफएनओ डेटा का सवाल। 18,300 आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है। आप 285 पे बंद हुए, परसों 315 पे बंद हुए। आई मीन कल परसों 315 पे बंद हुए, तो परसों 300 18,300 के 15 पॉइंट ऊपर बंद हुए थे, कल 15 पॉइंट नीचे बंद हुए। तो ज़्यादा तो कुछ फर्क है नहीं ऐसा। 18,300 ट्रेंड डिसाइडर है। 18,300 के पुट पर 78 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट है। और 18,300 के कॉल्स पर भी 82 लाख शेयरों का है। तो ये रस्साकशी का लेवल है। ऊपर 18,400 बड़ी रुकावट आ रही है। तो अब फ्रेश तेजी, बड़ी तेजी आपको 18,400 पार होने के बाद 400-450 कंजेशन जोन का काम करेगा। करीबन 1.5 करोड़ शेयर कॉल राइटर्स 18,400 पर खड़े हैं। 18,350 पे भी वॉल कॉल, 18,300 भी। तो 18,300 से 18,400 के बीच में कल कॉल राइटिंग काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। और आज ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर नया है नहीं जिससे कि ये शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करा है। किस वजह से आप बढ़ सकते हैं? कोई ऐसी खास वजह एक ही कि एफआईज ने भी लिया है और आप हल्के हो गए मार्केट पे। लेकिन आपको ग्लोबल सपोर्ट नहीं है, सेंटिमेंट कल थोड़ा सा ढीला है। सो आई थिंक बढ़ने के लिए कुछ ट्रिगर चाहिए। या तो ये डाउ फ्यूचर 50-60 जो ऊपर है 200 कर दो आप, है ना, कुछ तो ऐसा चाहिए जिससे शॉर्ट होगी। शॉर्ट कवरिंग तो भी तगड़ी होगी, क्योंकि कॉल राइटर्स दबाकर कल कॉल बेच के गए। ये एक बड़ा ट्रेंड दिख रहा है कि एक आध दिन 1-2 घंटा जैसे ढीला होता है ना मार्केट, कॉल राइटर कूद के आते हैं। बिल्कुल, हाँ, तो प्रीमियम मिल जाती है। तो तेजी के मार्केट में कॉल पे प्रीमियम थोड़ी ज़्यादा होती है, उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो आई थिंक लेट्स सी आज क्या होता है। तो 300 के ऊपर पहले टिकना जरूरी है और 400 आपके लिए रुकावट का लेवल है। हल्का फुल्का सपोर्ट 18,200 के आसपास। चलिए ब्रॉडर मार्केट से सर बैंक निफ्टी भाई, हाँ जी, हाँ वो सब ज़्यादा 44,000 मेक और ब्रेक लेवल है। 43,900 पे आप बंद हुए। 44,000 के पुट पर 31 लाख शेयर है, लेकिन कॉल्स पर तगड़ी राइटिंग है 56 लाख शेयरों की। तो 44,200 बैंक निफ्टी पर मजबूत सप्लाई जोन दिख रहा है डेटा के लिए। तो 44,200 पार करना थोड़ा पसीना तो आ सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी बार बार कूद कर खरीदने की मौका देता है। दूसरा, कल एफआईज ने बैंक निफ्टी बेचा नहीं है, लिया है फ्यूचर्स में 125 करोड़ का। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कुछ होता है। तो बैंक निफ्टी के लिए 44,200 ऊपर कंजेशन जोन है। नीचे 43,500 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहाँ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट का 37 लाख शेयरों का। ये बैंक निफ्टी के डेटा आपके लिए।
ओके चलिए, तो पूरे डेटा हमने ब्रॉडर मार्केट्स के सामने रख दिए, लेकिन सर हमारे मार्केट्स के अपने ही हम देख रहे हैं बहुत सारा डेटा फ्लो यहाँ पर है, नंबर्स बहुत सारे आ रहे हैं, तो रिजल्ट रिव्यू सर का हम सामने रखते हैं। सर पहले तो भारती एयरटेल, इस नंबर्स का इंतजार था, एज पर एक्सपेक्टेशन ही रहे। सर आपकी क्या रीडिंग है? बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक नतीजे, न कोई मिस है न कोई ऐसे बहुत अति उत्साहित करने वाले नंबर से कि आप कूदना शुरू करें कि बहुत बड़े, आराम से ठंडे नंबर्स, मतलब जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं कि दिग्गज शेयर से, वैसे ही नंबर से। मुनाफा उम्मीद के मुताबिक है, मार्जिन उम्मीद के मुताबिक है, हल्का सा आरपूज 196 रुपये की उम्मीद थी, 193 आया, तो कोई ऐसा बहुत बड़ा उसमें भी हाई तोबा नहीं है। कैश फ्लोज बहुत मजबूत है, 4,300 करोड़ के कैश फ्लोज हैं। डिविडेंड थोड़ा सा बढ़ाया, हालांकि 4-5 रुपये डिविडेंड कोई बड़ी बात नहीं है भारतीय है, लेकिन फिर भी बढ़ाया धीमे धीमे। तो ओवरऑल स्टेबल नंबर्स हैं। इन नंबर्स के दम पर न तो भारतीय एयरटेल में आज आप कूद कर खरीदारी करेंगे न बिकवाली करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि जिसकी वजह से स्टॉक 3% प्लस 3% माइनस हो जाए, 1-8% ऊपर नीचे की रेंज में चलता रहेगा। तो कोई खास ऐसा नंबर्स में खाली यही कि कल 2% नीचे बंद हुआ है, 4-5 दिन में थोड़ा सा नीचे बंद हुआ है, तो इसलिए हल्की फुल्की रिकवरी आ जाए निचले स्तर से तो बड़ी बात, बट अदरवाइज नंबर्स ठीक है। सर जेएसपीएल बहुत ही ख़राब नंबर है, और स्पेशली है ना डोमेस्टिक मार्केट में टाटा स्टील ने अच्छा किया था काम। टाटा स्टील के इंटरनेशनल मार्केट्स के नंबर, ग्लोबल मार्केट, इसका तो यहाँ का भी गया, मतलब इतनी ख़राब परफॉर्मेंस, कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मार्जिन्स, हर एक चीज़ उम्मीद से कम है, हर एक चीज़, और अच्छी खासी कम है। सो बस मुझे खाली दिक्कत है कि स्टॉक ऑलरेडी पिटा हुआ है। कल डे लो पर बंद हुआ है 3% नीचे, अब मार्केट की वजह से घटा है। अब आज आपके मेटल्स घटे हुए हैं, नंबर्स ख़राब है, स्टॉक वीक है, और घटना चाहिए। मैं पहले बहुत सोचा कि इसको स्टॉक ऑफ द डे में देके देना चाहिए, 3-4% का तो कैंडिडेट है आराम से। फिर मैंने कहा कि स्टॉक ऑफ द डे में दूंगा, एक तो वैसे नीचे खुल जाएगा, मेटल भी ख़राब है, फिर पता नहीं पहले से पिटा हुआ है और लोग शॉर्ट होंगे तो शॉर्ट करेंगे। आजकल वो रिजल्ट के बाद उल्टा बहुत हो रहा है, मतलब जो कमज़ोर रिजल्ट है नीचे से शॉर्ट कवरिंग आ जाती है, मजबूत रिजल्ट है ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, बट ओवरऑल इस स्टॉक में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट भी नहीं दिख रहा। हाँ, अगले साल के लिए FY24 के लिए गाइडेंस भी नहीं दिया है, और जितना कुछ बोला वो कमेंट्री कमज़ोर ही है। तो आई थिंक मज़ा नहीं है। JSPL कल के नंबर्स में, JSPL और JSPL के साथ एक और कमज़ोर है, वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है। हाँ, लेकिन JSPL तो है ही है। ठीक है, JSPL वीक है। सर LIC हाउसिंग को लेकर क्या? ठीक है, नंबर्स ग्रेट भी नहीं है, ख़राब भी नहीं है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3% के आसपास पहुंच रहे हैं, 2.93% कई तिमाहियों की ऊंचाइयों पर है, ये अच्छा है। इसके अलावा क्रेडिट कॉस्ट इन्होंने इंप्रूव की, एसेट क्वालिटी इंप्रूव की, लेकिन डिस्बर्समेंट ग्रोथ थोड़ी सी नेगेटिव आई क्यों, ये थोड़ी सी चिंता की बात है। वाई तो मेरे ख्याल से थोड़ा उतना बिजनेस को लेकर थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है। और स्टॉक कल कमज़ोर बाजार में, जहाँ निफ्टी, बैंक निफ्टी डे लो पर बंद हो, ये डे हाई पर 3% मजबूत हुआ है, तो ऑलरेडी भाग गया है स्टॉक। तो भागने के बाद स्टॉक में उल्टा रिएक्शन आया तो पता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कल 5 दिन में, हफ्ते भर में 6% बढ़ा हुआ भी है। सो हो सकता है ऊपर खुले तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। नंबर्स ठीक है ऐसे, लेकिन ऑलरेडी स्टॉक में रन अप हो चुका है। मेट्रोपोलिस के भी कम। हाँ, ये दूसरा है JSPL का छोटा भाई। हाँ, इसके भी मतलब कोई भी हिसाब से आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे अब उठा के देख लें, हर एक पैरामीटर पे मेट्रोपोलिस के नंबर्स ख़राब हैं, उम्मीद से कम है। खाली आप यही राहत की बात सोच सकते हो कि इनका बिजनेस कम चल रहा है, इसका मतलब लोगों की सेहत ठीक है। अगर पॉजिटिव लेना चाहें इनके नंबर्स में तो एक ही चीज़ दिखती है। वैसे तो गिरा ही है कल 2%, और भी गिर जाए तो बड़ी बात नहीं, तो थोड़ा और भी नीचे जा सकता है। ओके सर, रियलिटी स्पेस पे नजर थी, ओबेरॉय रियलिटी के नंबर्स, रियलिटी के नंबर भी है ना, ये तेल कंपनी की तरह होने लग गए हैं। अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल काम है, हर क्वार्टर बड़े वोलेटाइल रहते हैं। या तो आएंगे तो एकदम तोड़-फोड़ बहुत मजबूत ही आएंगे, क्योंकि इनकी क्या वो रेवेन्यू रिकग्निशन वाली जो प्रोसेस, आई थिंक उसकी वजह से नंबर्स का अनुमान, अब आई डोंट नो नंबर्स को बहुत कमज़ोर माने या अनुमान एनालिस्ट का जो है वो अलग तरीके से आ रहा है। सो एनीवे, नंबर्स तो साल दर साल देखेंगे तो ठीक है, तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो हर एक पैरामीटर पर कमज़ोर है ही है। ओवरऑल रियलिटी कल 2% नीचे बंद हुआ है। रियल एस्टेट स्पेस में अब वैसे देखा जाए तो रियल एस्टेट के जितने मजबूत नंबर आ रहे हैं उसके हिसाब से तो बहुत कमज़ोर हैं, और उस हिसाब से तो घटना चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि इस क्वार्टर नहीं अगले क्वार्टर अच्छे आ जाएंगे तो घटेगा तो लोग लेने को भी खड़े रहते हैं। सो स्टॉक प्राइस का अंदाज़ा लगाना मुश्किल काम है। नीचे खुलेगा तो लोअर लेवल से सेक्टर आउटलुक की वजह से, और स्टॉक को चाहने वाले लोग जो है
उनकी वजह से खरीदारी आ सकती है। तो उसकी मेहरबानी अगर हो जाए तो वो देखने वाली बात होगी। वेरी वेल, चलिए ये तो बात हो गई रिजल्ट रिव्यू की, लेकिन और भी बहुत सारे। जी सर। एक और मैं ये चाहता हूँ हमारे दर्शकों से क्योंकि मुझे काफ़ी दर्शकों ने इस रिजल्ट सीजन की शुरुआत में कहा कि थोड़ा रिजल्ट्स के लिहाज से आप अपना व्यू दीजिए कि कैसे रिजल्ट है, तो मार्केट के पहले उनको चाहिए। तो हमने थोड़ा शुरू किया है कि 8:30 बजे के पहले आपको थोड़ा बड़े रिजल्ट जो FNO वाले हैं वो बता दें। तो आप ज़रा मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि रिजल्ट रिव्यू से आपको कितना ये फ़ायदा हो रहा है, या इसमें अगर और कोई आप चीज़ चाहते हैं कि भाई कोई और इम्प्रूवमेंट या कोई और बदलाव होना चाहिए तो वो भी बताएं। बिल्कुल, चलिए तो हमारे व्यूअर्स के फीडबैक का इंतजार तो रहेगा ही, लेकिन और भी बहुत सारे डेटाज एंड ट्रिगर्स हैं जिस पर हमारी नजर रहने वाली है, और रिसर्च टीम हमारी पूरी यहाँ पर तैयार है। हमारे साथ स्टूडियो में कुशल, नुपुर और आशीष जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कुशल, आपके साथ हम करेंगे शुरुआत, जरा बताइए ट्रिगर्स और नंबर्स। मॉर्निंग नेहा, ट्रिगर्स के लिहाज से आज भी अर्निंग्स हेवी डे है, जिसमें FNO स्पेस से 3 कंपनियां, एक तो जुबिलेंट फूड, साथ ही REC और वर्लपूल के नंबर्स पर रहेगी नजर। आपको हेवी लग रहा है सर कैश सेगमेंट में बहुत सारे हैं। अच्छा, ओके, मुझे लगा 3 में हेवी लग रहा है। सर FNO में नहीं है, बट कैश सेगमेंट में तो काफी सारे हैं। ओके, ठीक है। सो उसमें भी 3 नाम बताया था, एक्चुअली 30-40 नाम है कम से कम कैश सेगमेंट में। तो कैश सेगमेंट में चुनिंदा नाम में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, साथ ही टीम लीज सर्विसेज, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पारादीप फॉस्फेट्स, थर्मैक्स लिमिटेड जैसे स्टॉक्स पर। तो कैश सेगमेंट की बात हो गई है। साथ ही LIC की 1 साल जो लिस्टिंग 1 साल जो है उसको पूरे होते हुए दिख रहे हैं। साथ ही केन्स टेक्नोलॉजी, यहाँ पर प्री IPO इन्वेस्टर लॉक इन इसका खत्म होता दिखेगा। LIC की लिस्टिंग के 1 साल पूरे हो गए। तो आज आप क्यों याद दिला रहे हैं? सर सिग्निफिकेंट है LIC। कैसे? हाँ, मतलब हमारे गांव पे आप थोड़ा कूदने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आपके पैसे कम होने को 1 साल पूरा आज हुआ। ओके, यही बताना चाहते हैं जी। नोटेड। तो एक ट्रिगर ये है, साथ ही केन्स टेक्नोलॉजीज इसका प्री IPO इन्वेस्टर लॉक इन खत्म होता हुआ दिखेगा। साथ ही फोसेको इंडिया जो डिविडेंड इन्होंने दिया है, फाइनल डिविडेंड और स्पेशल डिविडेंड, उस दोनों की एक्स डेट है, और सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। नतीजे आए हैं काफ़ी सारे यहाँ पर। सबसे पहले कैश सेगमेंट में रेडिंगटन इंडिया नंबर्स मिले जुले दिख रहे हैं, मार्जिन 2.8% से 2.5%। हालांकि कंपनी का जो आय है वो करीबन 26% ग्रो किया है, पर मुनाफा 11% घटकर 310 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। सिरका पेंट्स नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, मार्जिन्स भी बढ़े हैं 17.2% से 18.9%। साथ ही कंपनी के मुनाफे में भी 53% की ग्रोथ के साथ 9.5 करोड़ पर कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है। JK पेपर्स नंबर्स यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे हैं, आय करीबन 28% बढ़ी है, मार्जिन्स भी लगभग 3% ग्रो कर 28.1%, और मुनाफे में भी 65% का उछाल देखा गया है। CCL प्रोडक्ट्स नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, हालांकि मार्जिन्स में स्लाइट डिप है, 22.4% के मुकाबले 21.47%, पर कंपनी का मुनाफा अब देखिए 60% ग्रो कर 85 करोड़ पर अब जा पहुंचा है। तो लार्जली CCL प्रोडक्ट्स के नंबर्स तो आप ठीक कह सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो ये कुछ ट्रिगर्स हैं और नतीजे जिन पर रहेगी नजर। नुपुर, मॉर्निंग, आपकी बारी आती है, जरा बताइए और कौन से नंबर्स आज एक्सपेक्टेड एंड खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखेगा? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले पारस डिफेंस के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मिली जुली परफॉर्मेंस आपको दिखेगी। कंपनी की आय में 6% की ग्रोथ है, लेकिन कामकाजी मुनाफा देखें तो 2% से घट के आया, जिसका इम्पैक्ट हमने मार्जिन में भी देखा। 200 बेसिस पॉइंट से घटकर इस बार 26% के आसपास आते दिखे। त्रिवेणी टर्बाइन, यहाँ पे जो कंपनी की आय है वो 56% से इस बार बढ़कर आई है पिछले साल के कंपैरिजन में। कामकाजी मुनाफा भी देखें तो 42 करोड़ से बढ़ के 67 करोड़ के आसपास आते दिखा है। मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट है, 17.5% के मार्जिन अब बढ़कर 18% के आसपास आते दिखे। CRM सिल्क, यहाँ पर भी परफॉर्मेंस है वो अच्छी है, लेकिन मार्जिन में आपको थोड़ा सा दबाव नजर आएगा। कंपनी की आय 11% से बढ़कर आई है, कामकाजी मुनाफा देखें तो 3% की ग्रोथ है, लेकिन मार्जिन 100 बेसिस पॉइंट से डिक्लाइन होकर 18 से कम होकर 17% के आसपास आते दिखे। केन्स टेक्नोलॉजी, यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन मार्जिन में गिरावट यहाँ पर भी नजर आ रही है। कंपनी की आय 53% से बढ़कर आई है, कामकाजी मुनाफा देखें तो 51% से बढ़कर आया, लेकिन मार्जिन 16.5% से घट के 16% के आसपास आते दिखे। तिलक नगर इंडस्ट्रीज, कंपनी की आय 48% से बढ़कर 241 करोड़ से 357 करोड़ पहुंच गई। मार्जिन देखें तो 10.5% के मार्जिन अब 12.5% के आसपास आते दिखे, और मुनाफा भी देखें तो 23 करोड़ से बढ़कर 60 करोड़ के आसपास आते दिखाए। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, कंपनी की जो NII नेट इंटरेस्ट इनकम वो 33% से बढ़कर आई है। मुनाफा भी देखें तो 160 करोड़ से बढ़कर 296 करोड़ के आसपास आते दिखा है। ग्रॉस NPA नेट NPA में भी आपको सुधार दिखेगा, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन की भी बात करें
तो 11.5% से बढ़कर 12% के आसपास आते दिखे तिमाही दर तिमाही। एम्बर एंटरप्राइजेस पे भी आज आपको नजर रखनी है क्योंकि कंपनी की आय देखे तो 55% से बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा 60% से ऊपर है। मार्जिन में भी आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है और मुनाफा भी देखे तो 57 करोड़ से बढ़कर 103 करोड़ के आसपास आते दिखा है। खबरों में आज सबसे ऊपर है बीपीसीएल, जहां पे बिना रिफाइनरी में कंपनी ये 49,000 करोड़ की लागत से एथिलीन क्रैकर प्रोजेक्ट शुरू करने वाली है, जिसे बोर्ड से अब मंजूरी मिल चुकी है। तो ये स्टॉक पे आज आपको नजर रखनी है, बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। चलिए कुशल, बैक टू यू, जरा बताइए और कौन सी खबरें जिन पर नजर रखनी है। देखिए, खबरों में वोडाफोन आइडिया भी आज फोकस में रहेगा। काफ़ी सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स ये आती हुई दिख रही है कि FY23 के जो नतीजे वोडाफोन PLC जो इनकी ग्रुप का जो इनकी प्रमोटर कंपनी है उनकी तरफ से ये कमेंट्री आती हुई दिख रही है कि वोडाफोन PLC ने जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वोडाफोन आइडिया में, उसकी जो कैरिंग वैल्यू है, जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, उसको नील कर दिया, उसको ज़ीरो कर दिया है। अब ये मान के चल रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया में अभी भी अतिरिक्त लिक्विडिटी की ज़रूरत है और साथ ही अब आगे चलकर यही देखना है कि यहाँ पर वोडाफोन आइडिया की जो लायबिलिटी है उस पे ग्रुप का जो एक्सपोजर है वो सीमित ही रहने वाला है। इसमें और फर्दर यहाँ पर प्रोविजनिंग ये नहीं करने वाले हैं। तो अब ये देखना है कि आगे फर्दर वोडाफोन आइडिया पर आज इस चीज़ का क्या असर होता है। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर एडवेंचर मोटरसाइकिल एक्सपल्स 204V जो है उनके उसमें एक अपग्रेडेड वर्जन इन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें E20 कंप्लायंस होता हुआ दिखेगा, जिसके तहत 20% तक एथेनॉल गैसोलीन मिक्सचर पर यहाँ पर ये मोटरसाइकिल चलती हुई दिखेगी। साथ साथ हीरो मोटोकॉर्प, TVS मोटर्स, रतन इंडिया, बजाज ऑटो, ये सारी कंपनियां फोकस में रहेंगी क्योंकि EV पर जो सब्सिडी है वो घटाकर 10,000 प्रति किलोवाट संभव है। तो यहाँ पर इस वजह से ये फोकस में रखिए। साथ ही फंड एक्शन में तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट, HDFC म्यूचुअल फंड और अन्य फंड्स ने यहाँ पर 12 मई को ओपन मार्केट के जरिए करीबन 2.06% हिस्सेदारी घटाई है। अब हिस्सेदारी इनकी 5.48% हो चुकी है। और अंत में एक खबर गो फर्स्ट को लेकर यहाँ पर खबर ये आ रही है कि क्लेम्स के लिए गो फर्स्ट ने एक नई वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है ईज माई क्लेम्स। अब यहाँ पर 10 मई तक के सभी बकाए इस पर ये जानकारी देंगे और उसके बाद यहाँ पर जो रिफंड की प्रक्रिया है वो शुरू होती हुई दिखेगी। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो फॉरेन ब्रोकरेजेस की कहाँ है नजर, बताने के लिए आशीष हमारे साथ बने हुए। आशीष, मॉर्निंग, पहले तो बताइए टॉप रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, भारतीय एयरटेल के साथ शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कोई खास बड़ा एक्शन नतीजों के बाद देखने को नहीं मिला। रिजल्ट भी देखिए काफ़ी ठंडे हैं। सिर्फ एक ही गोल्डमैन सैक्स ऐसे जिन्होंने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य में बढ़ोतरी की है, वो भी सिर्फ केवल 5 रुपये की, 870 से बढ़ाकर 875 कर दिया है। 787 की क्लोजिंग है। बाकी मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे 860 के लक्ष्य के लिए। 950 का टारगेट दिया क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ। 787 की क्लोजिंग है। मॉर्गन स्टैनली मान रहे कि स्लाइट मिस है एबिटा पर, लेकिन क्रेडिट स्विस मान रहे कि नतीजे ब्रॉडली अगर आप देखें तो इनके अनुमान के मुताबिक ही यहाँ पर देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर काफ़ी मजबूत नतीजे हैं। CLSA ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा, लक्ष्य 210 से बढ़ाकर 225 कर दिया। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, 220 से बढ़ाकर 240 कर दिया है। JP मॉर्गन ने भी लक्ष्य में बढ़ोतरी की है, सिटी ने भी बढ़ाया और मैक्वायरी अगर आप देखें तो 180 की रेट टारगेट के साथ रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं। कमेंट्री के लिए आज से आप देखिए तो JP मॉर्गन मान रहे कि जो नेट इनकम आई है चौथी तिमाही की वो इनके अनुमान से 16% अधिक यहाँ पर देखने को मिली है और आगे जाके प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट में और बढ़ोतरी का अनुमान है, तो यहाँ पर फोकस करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा पर। JSPL काफ़ी कमज़ोर नतीजे हैं। CLSA आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, लक्ष्य 670 से घटाकर 620 कर दिया। हालांकि स्टॉक चल रहा है 560 रुपये पर। मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा और काफ़ी नीचे का लक्ष्य दिया क्योंकि ये मान रहे कि नतीजे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। 460 रुपये का टारगेट दिया है। वहीं सिटी आप देखिए खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं और लक्ष्य 710 से घटाकर 650 रुपये कर दिया है। मैक्वायरी की तरफ से न्यूट्रल रेटिंग है। LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर काफ़ी शानदार नतीजे देखने को मिल रहे हैं। CLSA खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य 520 से बढ़ाकर 550 कर दिया है और ये मान रहे हैं कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 24 क्वार्टर्स में सबसे हाईएस्ट है। 395 की क्लोजिंग, 550 का टारगेट। वहीं मॉर्गन स्टैनली भी देखें तो अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे 320, लेकिन कमेंट्री इनकी भी पॉजिटिव है। ये भी मान रहे कि इनके अनुमान से 32% ज़्यादा मुनाफा जो है कंपनी ने दर्ज किया है। जेफरीज आप देखिए खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए 500 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये हैं सारी की सारी आपके लिए FI रिपोर्ट। नहीं, सारी नहीं है, सारी नहीं है सर, थोड़ी है, थोड़ी सी और बची हैं, कुछ दो और भी हैं।
बताइए। सर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कल बाजार के दौरान नतीजे आए थे, उससे पहले रिपोर्ट भी आ गई थी। आज फिर रिपोर्ट आई है सीएलएसए की तरफ से 85 से लक्ष्य को बढ़ाकर 105 कर दिया, खरीदारी की राय है। और ये मान रहे कि जो तिमाही का प्रॉफिट है 10 साल के उच्चतम स्तर पर है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे 100 के लक्ष्य के लिए। जेफरीज ने होल्ड की राय दी है, लक्ष्य में मामूली 5 रुपये की बढ़ोतरी की है। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण यहाँ पर सीएलएसए खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य 1250 से बढ़ाकर 1350। 1086 की क्लोजिंग है। वही नोमेरा भी अगर आप देखें तो सिमिलर है, खरीदारी की राय के साथ 1350 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। पीवीआर पर देखिए सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 2500 से घटाकर 2015 कर दिया। हालांकि स्टॉक चल रहा है 1435 पर। और कमेंट्री के लिहाज से अगर आप देखें तो मान रहे हैं कि हिंदी मूवीज़ खासतौर पर बॉलीवुड की तरफ से जो कंटेंट है इसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, इसके चलते यहाँ पर फोकस रखेंगे। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज एचएसबीसी की तरफ से बढ़िया डबल अपग्रेड आया है, होल्ड से अब सीधे बढ़ाकर रेटिंग खरीदारी की रहती है, लक्ष्य 155 से बढ़ाकर 225, 188 की क्लोजिंग। कजारिया पर मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखें 1212 के लक्ष्य के लिए। और अंत में सिटी की रिपोर्ट है मैक्स हेल्थ कर, जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 490 के लक्ष्य के लिए। पीवीआर में इनको किसी को मजा नहीं आ रहा। सर ये बोल रहे हैं कि जो जैसे गोल्डमैन किसी को नहीं आ रहा, नहीं किसी को भी नहीं आ रहा सर। हिंदी मूवीज की वजह हाँ। कब सुधरेगा मामला है? कोई अगली आईपीएल खत्म होने के बाद अच्छी मूवी आने वाली? कोई सर पाइपलाइन में बॉलीवुड मूवी तो ऐसी नहीं लग रही है जो बड़ा धमाका कर सकती है शायद। नेहा को पता होगा लेकिन नहीं। मैं पिक्चर ही देखती नहीं हूँ। गलत जगह टोस कर दिया। बंसल जी आ रहे हैं। हालांकि आजकल तो बंसल जी भी बहुत मुंह मोड़ लिया। बंसल जी ऐसे हार्ड कोर मूवी गोअर अगर जाना बंद कर दे। बंसल जी कोई बड़ी रिलीज हो रही है नहीं है आगे? पहले तो अनिल जी सुप्रभात आपको और नेहा को और अनिल जी आशीष को भी। अनिल जी मूवीज तो नहीं आ रही अनिल जी। जो अनिल जी ये मूवीज ना चलने का कारण अनिल जी ऐसा नहीं है कि अच्छी मूवीज नहीं आ रही अनिल जी, ये शिफ्टिंग हो रही है। आप देखो कल मैं जी बिजनेस देख रहा था और बड़ी शिद्दत से देख रहा था। ये कुशल बैठे हुए थे, आशीष बैठे हुए थे और आशीष भी मूवी नहीं जाते अनिल जी। आप सोचो क्या अनिल जी जमाना आ गया आज की डेट में, अगर बैचलर अनिल जी मूवी नहीं जा रहा है जिनके लिए पीवीआर ने तरह तरह की स्कीम निकाली है, मतलब कि आधे आधे घंटे के ट्रेलर के शोज निकाले हैं सस्ते वाले। इतनी गर्मी के अंदर अनिल जी 30-40 मिनट फुली एसी, मतलब कि डबल डिजिट के अंदर अनिल जी आपको बैठने को मिल रहा है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं है अनिल जी। तो भी अगर बैचलर नहीं जा रहा है तो कहाँ से अनिल जी पीवीआर चलेगा? तो इसका अनिल जी जो गुनहगार है वो आशीष जैसे लोग हैं अनिल जी। आशीष ऑफिस आवर्स में पिक्चर देखने कैसे जाएगा? वो तो सोचो। आशीष ये सब भड़का रहे हैं। सर मैं जा सकता हूँ लेकिन ये सब चक्कर में पड़ना नहीं। हाँ, मुझे पता रहता कहाँ जा रहे हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी सुप्रभात। नेहा सुप्रभात। अनिल जी देखिए ये जो बंसल जी कह रहे हैं अनिल जी, ये पूरी तस्वीर रही है अनिल जी। असली कारण है कि बॉलीवुड फिल्मों में मजा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वहाँ टैलेंट क्रंच हो गया अनिल जी। टैलेंट नहीं है अनिल जी, जो असली टैलेंट था वो जी बिजनेस पर आ गया है। तो अब जी बिजनेस पर अनिल जी जो लोग मेन लीड मटेरियल थे वो यहाँ पर कॉल्स दे रहे हैं। तो अनिल जी इस वजह से अनिल जी टैलेंट क्रंच की वजह से मजा नहीं आ रहा है। चलो कहीं तो टैलेंट सही पहुंचा है, वहाँ नहीं तो यहाँ सही है। तो सही। चलिए आइए करते हैं शुरुआत पिक ऑफ द डे के साथ। अमरीश सर गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नेहा। आज का मेरा पिक है रामकृष्णा फोर्जिंग, जो इंडिया का लीडिंग फोर्जिंग प्लेयर है विद टोटल कैपेसिटी ऑफ 1,87,000 टन स्प्रेड अक्रॉस 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। केटर करता है वेरियस इंडस्ट्रीज इन इंडिया एंड अब्रॉड, जैसे ऑटो, रेलवेज, फार्म इक्विपमेंट, ऑयल एंड गैस, पावर, कंस्ट्रक्शन, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट और माइनिंग में। प्रिफर्ड सप्लायर है फॉर टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, वी कमर्शियल, डाइमलर in the domestic market, Volvo, Mack Trucks, Iveco और Ford in international markets. Recently, रामकृष्णा फोर्जिंग और टाटा वैगन का कंसोर्टियम को रेलवे से ऑर्डर मिला है for about 12,000 crores over next 20 years. तो इससे जो विजिबिलिटी बनता है वो काफ़ी अच्छा है आगे जाके। बैलेंस शीट डीलेवरेज कर रहे हैं और Q4 के जो अर्निंग्स वो भी काफ़ी अच्छे थे। तो FY25 का जो एक्सपेक्टेड अर्निंग्स है 30 रुपीज़ का है और इससे मेरा टारगेट बनता है 450 का। ओके 450 के टारगेट के लिए आपके लिए आर के फोर्जिंग में खरीदारी करने की राय अमृतसर की तरफ से। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग टू यू नेहा।
अनिल जी, जिंदल स्टील एंड पावर, इस पर हमने कल क्लोजिंग शो के दौरान भी बात की थी, अपना बेयरिश व्यू डिस्कस किया था, और नंबर्स आने के बाद मुझे लगता है कि जिस तरह का चार्ट फॉर्मेशन बन रहा है वो व्यू कंफर्म होता हुआ नजर आ सकता है। तो जिंदल स्टील एंड पावर के फ्यूचर्स में बिकवाली करेंगे, 562 रुपए का क्लोज है। अगर आधा 1% के अंदर ही गैप डाउन हो तभी यहाँ पर इनिशिएट करें, अगर बड़ा गैप डाउन हो 1-1.5% से ज्यादा का तो फिर इसको स्किप करें। 568 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बिकवाली करनी है। पहला टारगेट 540 रुपए का, और अगर 540 के नीचे स्टॉक रुकता है तो मेरा मानना है स्टॉक 520 रुपए तक भी गिरावट दिखा सकता है। तो जिंदल स्टील एंड पावर के फ्यूचर्स में बिकवाली करके चलने की सलाह है। ओके, ये है आपके लिए जेएसपीएल, जो नंबर रहे हैं कमजोर, अभी हम बात कर भी रहे थे, यहीं पर बिकवाली करने की राय आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। 568 ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल होगा, 540 520 बड़े टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे चोला फाइनेंस को सिलेक्ट करना चाहिए। चोला फाइनेंस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है, स्टॉक ने तेजी दिखाया है, कल फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। चोला फाइनेंस यहां से ऊपर में 1040 1050 ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के टारगेट है। पोजिशन टारगेट और ऊपर के स्टॉक के अंदर बनेंगे। नीचे में जो ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस बन रहा है 1000 रुपए के आसपास का बन रहा है, तो 1000 के स्टॉप लॉस से चोला फाइनेंस पर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 1040 1050 ये दो इमीडिएट ट्रेडिंग टारगेट्स के लिए। ओके, बंसल जी बताएं सर आपकी पिक ऑफ द डे। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे है यूबीएल यूनाइटेड ब्रेवरीज। मेरा पिक ऑफ द डे है 1448 के अराउंड की क्लोजिंग है। टेक्निकली मुझे लगता है अच्छी रैली का प्रबल दावेदार है। 1417 1417 पर स्टॉप लॉस लगाना है। 1495 के टारगेट के लिए यूबीएल है मेरा पिक ऑफ द डे। और अनिल जी 2 मिनट मैं चाहूंगा अनिल जी आपसे। एक बार कुणाल जी का पिक ऑफ द डे ले लूं या पहले? नहीं अनिल जी, देखिए कुणाल जी वेट कर लेंगे अनिल जी, मैं नहीं वेट कर सकता अनिल जी, मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है अनिल जी। जनित के लिए अनिल जी मैं आपसे 2 मिनट मांग रहा हूँ। जी 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 बताएं। देखिए अनिल जी, अगर आपको ध्यान हो, कम से कम 6-8 महीने पहले आपने जी बिजनेस पर एक स्टोरी कवर करी थी आर्टिफिशियल स्वीटनर पर अनिल जी। हाँ। अगर आज आप पेपर देखें अनिल जी, सारे बिजनेस पेपर और दूसरे पेपर भी अनिल जी कवर कर रहे हैं कि WHO ने अनिल जी वार्न करा है। तो आपने जनित पर अनिल जी ये स्टोरी कवर करी थी। करेक्ट, वे हेड अनिल जी। आज WHO की वार्निंग तो आज आई है, प्रिंट मीडिया और दूसरा मीडिया आज हरकत पे आया है। तो अनिल जी टाइमली कवरेज करने के लिए अनिल जी आपको कांग्रेचुलेशंस है जी। और अनिल जी मेरी ना मतलब कि आपसे रिक्वेस्ट है अनिल जी, कल भी मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि अगर आप देखें अनिल जी, नेहा जी भी आपके साथ बैठी हुई है, तो उनसे मैं पूछना चाहूंगा जो हल्दी होती है अनिल जी, कल भी बात करी थी हल्दी के ऊपर भी अनिल जी काफी मतलब कि जिस तरीके से आर्टिफिशियल स्वीटनर को करा जा रहा है, नेहा जी को मालूम होगा हल्दी का जो पीला रंग होता है किस वजह से होता है। इनहेरेंट है ना, हल्दी तो पीली होती है बिकॉज ऑफ द एसेंस सारे हल्दी सेरेमनी आप तो किसी भी शादी में देख लो, सब पीले कपड़े पहन कर ही हल्दी सेरेमनी वाला पूरा प्रोग्राम करते हैं। प्रूफ है सर। नहीं देखिए अनिल जी जोक से बात, देखिए अनिल जी हल्दी के अंदर ना 60-70% कार्बोहाइड्रेट होता है, 6 से 13% वाटर होता है, 6 से 18% प्रोटीन होता है अनिल जी, 1 से 6% एक केमिकल होता है कर्क्यूमिन सर अनिल जी, वो होती है इसकी वजह से हल्दी पीली होती है। और आज की डेट में अनिल जी काफी मार्केटिंग हो रही है, ये जो होता है ना ऑर्गेनिक के नाम पर कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ कर्क्यूमिन है, एंटी कैंसर है। तो अनिल जी रिक्वेस्ट है मतलब कि आपकी जो जी बिजनेस की इवनिंग की टीम अनिल जी इसको भी कवर करे कि हाई कंसंट्रेशन होने से कुछ फर्क पड़ता है क्या, मतलब कि काफी अनिल जी मार्केटिंग हो रही है, मिस सेलिंग हो रही है, क्या बेनिफिट है, डिसएडवांटेज अनिल जी। एक रिक्वेस्ट तो अनिल जी मेरी आपसे ये है, अगर आपको ठीक लगता है एक तो ये करें। तो दूसरा अनिल जी आपने एक बार आवाज उठाई थी कि ये जो टेली मार्केटिंग कॉल्स आती है अनिल जी काफी दिक्कत करती है जी। तो अनिल जी वो तो एक अलग चीज है, आज की डेट में अनिल जी बड़े बड़े ब्रांड्स एयरटेल, बैंक, क्रोमा अनिल जी, यू नेम, IFB अनिल जी, सैमसंग अनिल जी, सब के सब उठा के अनिल जी व्हाट्सएप मारते हैं और फिर उनका मैसेज होता है कि स्टॉप करो, तो मैसेज स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप के बाद भी अनिल जी व्हाट्सएप स्टॉप नहीं होते हैं। जब हमने इन चीजों को साइन नहीं करा, मतलब कि अगर हम किसी के कस्टमर हैं, दैट डजंट गिव देम राइट टू इन्वेड इनटू आवर प्राइवेसी। बिल्कुल, तो ये सब चीज भी अनिल जी व्हाट्सएप भी अनिल जी बंद होने चाहिए इनके। डन दोनों मुद्दे बहुत ही सही है। हल्दी कितनी हेल्दी है उस पर हमारा एक शो हो जाएगा। और दूसरा अनवारंटेड व्हाट्सएप मैसेजेस, फोन्स के बाद व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, तो पॉइंट नोटेड सर, बिल्कुल। और ये 7-7 8-8 महीने पुरानी बातें याद रखते हो, अच्छा तो लगता है लेकिन साथ में डर भी लगता है, सब कुछ याद रखते हो आप। जी धन्यवाद बंसल जी, आपकी बातों पर पूरा गौर किया जाएगा, लागू किया जाएगा।
कुणाल जी सुप्रभात, जल्दी से आपका नंबर आ गया, हेडलाइन हिट करें उससे पहले बता दीजिए सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी एक शो इस पर भी कीजिएगा अनिल जी कि कैसे मित्र ये अज्यूम कर लेते हैं कि मैं वेट कर लूंगा अनिल जी, सबको लगता है मैं ही वेट करूंगा अनिल जी, तो इस पर भी अनिल जी कभी मौका लगे तो शो कर लीजिएगा। जरूर सर जरूर, बताइए। अनिल जी खरीदारी की राय है एक्साइड पर। एक्साइड में हमने कल एक जबरदस्त मूव आते हुए देखा, मुझे लगता है आज भी तेजी कायम रहेगी। अगली रेजिस्टेंस 205 रुपए के आसपास है, वहां तक स्टॉक को जाना चाहिए। तो 192 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करें। पहला टारगेट 200 रुपए का 200, इवेंचुअल टारगेट 205। तो 200 और 205 के टारगेट के लिए एक्साइड में मेरी खरीदारी की राय। 200-205 का टारगेट खरीदे एक्साइड इंडस्ट्री, ये राय कुणाल जी की तरफ से।